हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया से रिलेटेड यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। दोस्तों इससे एग्जाम में आपके 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल से रिलेटेड टोटल कितने टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है। तो दोस्तों टोटल 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है। अगर आपने 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हमसे सीख ली ना तो आपके एग्जाम में जो भी 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ना वो मजाक बनाकर उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप की प्रॉब्लम, फिर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप से हम 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों पहले टाइप की प्रॉब्लम्स क्या आती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है ना। मान लो वो कोई भी त्रिभुज है, जैसे मैं कहूं एक त्रिभुज दिया गया। त्रिभुज आपको पता होगा कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ये चीज तो पता है। अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं और इसकी साइड बी मानता हूं और इसकी साइड सी मानता हूं, अब आपके एग्जाम में क्या आता है कि आप मुझे बता दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक स्पेशल नंबर है। ये ना तो समकोण त्रिभुज है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, ये किसी भी टाइप का नहीं। ये मतलब क्या कह रहा हूं कि एक जनरल त्रिभुज की बात करता हूं ना, जनरल त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा ना। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज काम करना होगा, वो क्या है कि एस मतलब क्या है, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर आपको निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस वी प्लस सी। परिमाप क्या होता है, जो भी भुजाएं देंगे ना उनको जोड़ दो। और अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, उसका आधा हो जाता है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर को निकालना होगा, तब आप जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो अब बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत ही आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कॉपी में नोट कीजिए। यस का मतलब सेमी पेरीमीटर, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस वी इंटू यस माइनस सी होता है अंडर रूट के भीतर में। ये चीज ठीक है। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, मतलब कि परिमाप का आधा कर दीजिए और आप इस फार्मूले में रख दीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर वो त्रिभुज किसी भी स्पेशल त्रिभुज ना दिया गया हो, जैसे मैं कहूं समकोण त्रिभुज ना दिया गया हो, या कहूं समबाहु त्रिभुज ना दिया गया हो, या कहूं समद्विबाहु त्रिभुज की ना दिया गया हो, अगर वो सिर्फ जनरल त्रिभुज है ना, अगर कॉमन त्रिभुज यानी कि कहें सामान्य त्रिभुज है ना, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाओगे, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, जहां पर यस क्या है हमारा अर्ध परिमाप है। ये चीज ठीक है। अब दूसरी बात आपके एग्जाम में ये भी आ सकती है कि आप मुझे बता दो कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों परिमाप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, परिमाप क्या होता है, जो भी साइडें दी गई ना उन सभी साइडों का योग ही हमारा परिमाप कहलाता है। देखो यहाँ कितनी साइडें दे रखी है, 3 साइडें दे रखी है, ए बी और सी। मतलब कि अगर मैं परिमाप की बात करूंगा ना तो तीनों साइडों का योग हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। 3 साइड हो चाहे कितनी भी साइड हो, अगर आप परिमाप की बात कर रहा है तो सभी साइडों को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 साइड है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं, समकोण त्रिभुज दिया गया हो ना तब हम क्या क्षेत्रफल निकालेंगे और परिमाप निकालेंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, एक एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये चीज समझ गए। अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं और ये बी मानता हूं और ये मान लो हाइपोटेन्यूज मतलब एच मानता हूं, तब आप मुझे बताओ इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, 1/2 ए इंटू बी, मतलब कि लंब इंटू आधार करना, ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। समझ गए। अगर मैं कहूं परिमाप की बात करूंगा, परिमाप क्या होगा, वही जो भी साइडें देंगे ना उनको जोड़ दो। यहाँ साइडें क्या दे रखी, ए प्लस वी प्लस एच। ये चीज समझ गए। 2 चीजें हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो कि कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण की लंबाई मतलब एच के बारे में पूछा गया हो, यहाँ देखो 90 डिग्री दे रखा है। आपने पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि कर्ण की लंबाई मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मान लो चाहे आधार का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर। अगर कर्ण की लंबाई की बात करेंगे ना तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है। ये दोस्तों आपको जनरल तरीके से भी आ सकता है, लेकिन आपको समय इतना बर्बाद नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है ना तो हम क्या करेंगे, 1/2 आधार इंटू लंब करेंगे। अगर परमाप दे रखा है तो क्या तीनों को जोड़ देंगे। कर्ण की लंबाई की बात करेगा ना तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समकोण त्रिभुज से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ना तब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। चलिए अब बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है ना कि समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे ना, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। मतलब कि अगर ये ए है ना तो इसका आधार भी ए होगा, मतलब कि सभी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आप मुझे बता दो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 होता है। ये कैसे आता है, ये अगर आपको जानना है चलो मैं बता दे रहा हूं ये आता कैसे है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूं ये मान लो कॉमन त्रिभुज दे रखा है, इस कॉमन त्रिभुज में अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करूंगा तो एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होगा, ए प्लस ए, अर्थ मतलब अर्ध परमाप क्या होगा, बाई 2 होगा। मतलब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, मैंने बताया है पहले सेशन में, मतलब कि अभी जस्ट पहले नंबर पर मैंने क्या बताया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एस और इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस का सी होता है। अब देखो रख दो मान, आपको आ जाएगा वही जो मैंने लिखा है ऊपर, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 3a/2 और इधर क्या करोगे s माइनस ए मतलब 3a/2 माइनस का ए करोगे ना। अब देखो यहाँ पर b भी सेम ही है और c भी सेम ही है, इसका मतलब a क्या हो जाएगा 1 2 3 मतलब इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये चीज समझ गए। अब मुझे बताओ सेम ही तो है, इधर भी s माइनस बी करोगे 3a/2 माइनस ए करोगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो भी है सब समान ही तो है, त्रिभुज की जो भी भुजाएं हैं सब समान है। आप मुझे बताओ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मैं कहूँ 3a/2 और यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 इधर जाएगा 2a, 3 में से 2a जाएगा 1 मतलब a/2 बचेगा। a/2 मतलब 1/2 का क्यू करोगे तो ऊपर क्या बचेगा a/2 का क्यू करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये समझ गए। अब देखो 8 दूनी 16 है, बाहर आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखो a और a क्यू मिलाकर क्या बना देगा a की पावर 4, बाहर आएगा क्या हो जाएगा a² बना देगा और ये भीतर ही रहेगा रूट के भीतर। देखो वही तो आ गया, वही तो लिखा है। जैसे मैंने इस चीज को मैंने इस फॉर्म में भी कर दिया, देखो √3 को आगे ला दो ना, √3/4 और a²। चीजें समझ गए। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आता है, आपको जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है ना, तब भी उससे काम चल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें ना तो √3/4a² करना है। इतना सब आपको क्यों करके समय बर्बाद करना है, समझ गए। अगर मैं परमाप की बात करूंगा ना तो परमाप क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ना, ए और प्लस ए करोगे कितना आएगा 3a आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परमाप से रिलेटेड कोई भी समस्या आएगी ना तो आप इस फॉर्मूले में रखकर उड़ा दोगे। तो चलिए अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है ना, एक ऐसा त्रिभुज होता है समद्विबाहु। द्वि मतलब दो, भाव मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये चीज समझ गए। जैसे मैं कहूं इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा बी है, देखो यहाँ दो भुजाएं बराबर हो गई, ये और ये भुजा बराबर हो गई। अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा ना तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल है, b/4 √4a² माइनस का v² होता है। अगर आप निकालना चाहो जनरल तरीके से तब भी आप निकाल सकते हो, ये आप घर पर निकालना जरूर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4, b यहाँ क्या है, एक अलग भुजा है, समझ गए, और यहाँ a क्या है, ऐसी भुजा है जहां पर दोनों भुजाएं क्या हो, कॉमन हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यहाँ b है क्या, b दोनों भुजाओं से अलग भुजा है, और यहाँ a क्या है, एक ऐसी भुजा है जो दोनों भुजाओं में कॉमन हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 √4a² माइनस का b² होता है।
अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप निकाल लोगे। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना ही रखना है अगर आप एग्जाम में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हो। अब मैं बात करता हूं परमाप की। परमाप क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ दो, जो भी भुजाएं, तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a, और b तो अलग ही रहेगा, 2a प्लस b। ये समद्विबाहु त्रिभुज का परमाप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो अब आप उड़ा दोगे। चलिए अब बात करते हैं कि आयत के त्रिभुज, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका परमाप क्या होता है और विकर्ण क्या होता है, क्योंकि आयत से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम बहुत आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आयत क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं आयत में, साथ ही साथ आयत में जो लंबाई होती है ना और जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ये चीज आपको पता है। अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूंगा ना तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये चीज पता है। अगर मैं परमाप की बात करूंगा, परमाप क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ दो। देखो ये b है तो ये भी है क्योंकि ये चौड़ाई है और ये लंबाई। अब सभी भुजाओं को जोड़ोगे तो l 12 हो जाएगा और b भी 2b हो जाएगा। 12 प्लस 2b होगा, 2 कॉमन आएगा ना तो क्या बचेगा भीतर? l प्लस b बचेगा। ये आयत का परमाप हो गया। अगर मैं विकर्ण की बात करूंगा, ये देखो विकर्ण क्या होता है? ये विकर्ण है हमारा। अगर मैं विकर्ण की बात करूंगा, देखो आयत क्या होता है? एक 90 डिग्री पर होता है। इसका जो बेस होता है और लंबाई होती है 90 डिग्री पे होती है। इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं। कर्ण की लंबाई क्या होती है? हमने बताया है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना है, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस बेस जो भी चौड़ाई होगी उसका स्क्वायर करना है। ये चीजें निकल के आ गई। आपको विकर्ण भी निकालना आ गया होगा, परमाप भी निकालना आ गया होगा और क्षेत्रफल भी निकालना आ गया होगा। अभी हम जब सवाल करेंगे ना तो चीजें और समझ में आएंगी और आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं की लंबाई या चौड़ाई कहे ना तो सभी में क्या होती है? समान होती है, समान होती है। अब वर्ग और आयत में कोई फर्क नहीं। आयत का क्षेत्रफल आपको क्या था? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई था। यहाँ चूंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो a इंटू ए करोगे। a इंटू ए क्या होगा जाएगा? भुजा का स्क्वायर। ये देखो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया। आयत या वर्ग का क्षेत्रफल कहें, वर्ग कुछ अलग नहीं होता है ऐसे, लेकिन वर्ग में एक खासियत होती है क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं जो होती है ना वो बराबर होती हैं और आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई जो होती है ना वो अलग अलग होती है, लेकिन निकल उससे ही आएगा। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल आ जाएगा a इंटू ए, मतलब भुजा का स्क्वायर। अगर मैं परमाप की बात करूंगा तो आयत का परमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो a प्लस ए क्या बना देगा? 2a इंटू 2 क्या बना देगा? 4a। ये चीज समझ गए। वर्ग का परमाप क्या होता है? 4a होता है। मतलब आपको आयत खाली पता करना है, बस वर्ग अपने आप निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहूं इसके विकर्ण की बात करूंगा ना तो विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस जो भी ऊंचाई दी गई ना उसका स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर। ये तो लंबाई हो गई और चौड़ाई भी इसकी क्या होगी? मतलब आधार क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बना देगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग के विकर्ण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a रूट 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परमाप क्या होता है? 4a। वर्ग के विकर्ण की बात करेंगे ना तो क्या होता है? a रूट 2 होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप वर्ग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आएगी एग्जाम में अब आप पढ़ा दोगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ समांतर चतुर्भुज लिख दिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है ये देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब कि इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ना वो बराबर होती हैं। ये देखो l है तो ये भी क्या है? l है। अगर ये b है तो ये भी क्या है? b है। समांतर चतुर्भुज के भुजाओं की जो आमने सामने, समांतर मतलब समांतर, मतलब समांतर मतलब आमने सामने की जो लंबाई है वो बराबर होगी, चौड़ाई बराबर होगी। ये चीज समझ गए। और साथ ही साथ इसमें एक खासियत होती है, इन दोनों के बीच की दूरी भी दी जाती है। इन दोनों बीच की दूरी को मान लो हम h मान ले रहे हैं। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा ना, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा ना तो कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ये जो डिस्टेंस दी गई ना, ये डिस्टेंस कितनी है? l है तो l इंटू और जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दे रखी है? h, तो l इंटू h कर दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अगर मैं परिमाप की बात करूंगा ना तो परिमाप क्या होता है, वही सभी भुजाओं को जोड़ दो। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ोगे 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा ना तो आपको सिर्फ बेस पर फोकस करना है, बेस और ऊंचाई को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बेस यहाँ क्या दे रखा है, लंबाई l और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, h, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। अगर मैं परिमाप की बात करूंगा ना, परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जोड़ोगे 2l, तो चौड़ाई जोड़ोगे तब भी 2 भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्रफल होता है ना, एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल मतलब समझे ऐसी आकृति देखो जिसकी चारों भुजाएं जो है ना वो बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण जैसे मैं कहूँ D1 ये सब अलग अलग होते हैं, विकर्ण और ये D2 जो है ना वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है। और साथ ही साथ ये जो विकर्ण जो प्रतिच्छेद करते हैं ना, जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समचतुर्भुज की थोड़ी सी क्वालिटी है। इसकी डायगोनल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हम आयत कहें या वर्ग में कहें इसके डायगोनल अलग अलग नहीं होते हैं आयत वर्ग में, लेकिन समचतुर्भुज में डायगोनल अलग अलग होते हैं। ये चीज समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, इसके क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है, 1/2 और डायगोनल मतलब D1 विकर्ण इंटू D2, ये क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं परिमाप की बात करता हूं ना तो परिमाप क्या होगा, ए और ए मिलाकर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान सवाल है, ये चीज समझ में आई। अगर मैं कहूं मान लो a और जो डायगोनल है ना, भुजा और जो डायगोनल है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो इनके बीच में रिलेशनशिप बहुत ही आसान सवाल है कि 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अगर आपसे कभी भी a और उसके डायगोनल के बीच में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप ये फार्मूला लगाना है। भुजा क्या होता है, a बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अगर मैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा ना तो क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2। अगर मैं परिमाप की बात करता हूं ना तो क्या होगा, 4a होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप देखना समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है। समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। मतलब कि ये अगर a है, इसकी लंबाई कभी भी समान नहीं होती है, ये है, अगर ये लंबाई a है और तो ये लंबाई जिसके सामने वाली लंबाई क्या हो जाएगी, b। मतलब कि लंबाई भी समान नहीं होती है और ना ये चौड़ाई समान होती है। ये चीज समझ गए। साथ ही साथ आपको एग्जाम में ये भी दिया जाएगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी मान लो h दी गई होगी। अगर आपको समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करना है ना, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, a प्लस दोनों लंबाई जोड़नी है, a प्लस b इंटू दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मैं इनका नाम दे रहा हूं AB प्लस BC और प्लस CD, ये करेंगे ना। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो 1/2 आपको क्या करना है, AB के बीच की दूरी प्लस DC के बीच की दूरी इंटू h करना है। ये चीज समझ गए। अगर मैं परिमाप की बात करूंगा ना, परिमाप मान लो यहाँ B, ये C मान लो, ये D मान लो, तो चारों भुजाओं का योग ही हो जाएगा परिमाप, A प्लस V प्लस C प्लस D। या मैं कहूं इसका परिमाप अगर बिंदु में लिखना चाहूं तो AB प्लस VC प्लस CD प्लस DA हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों 9 टाइप की प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी। अगर 9 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती हैं तो अब आप चुटकियों में उड़ा देना। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टाइप की प्रॉब्लम्स। वो क्या है, बहुत ही आसान है। वो क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि या कमी की जाए और चौड़ाई में y% की वृद्धि या कमी की जाए तब क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि या कमी होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आपको अगर क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है ना तो आपको कुछ नहीं, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 करके फार्मूला लगाना। आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई। अगर हम वृद्धि की बात करेंगे, अगर मैं प्लस की बात करूंगा तो ये x और y सब प्लस में रहेगा, वृद्धि में यही रहेगा। अगर मैं कमी की बात करूंगा ना
कितने परसेंट कमी हुई, तो कमी मतलब माइनस चिन्ह के साथ आएगा, तो यहाँ माइनस का x, ये माइनस का y, और ये देखो प्लस माइनस x इंटू माइनस का y करोगे ना अपॉन 100 करोगे, देखो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएंगे। तो मतलब कि परसेंटेज कमी की बात करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x माइनस का y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अगर कमी की बात करें तो माइनस चिन्ह के साथ करना है, और प्लस की बात करें मतलब वृद्धि की बात करें तो प्लस के चिन्ह के साथ करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। अब बात करते हैं सवालों की, क्योंकि अगर आप सवाल करोगे ना तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत होगा और एग्जाम में जो भी सवाल आएगा तब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 189 मीटर स्क्वायर हो तो मैदान के चारों ओर 3 बार लपेटने में कुल कितना तार लपेटना पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं ना तो ऑप्शन अगर मैं देखूंगा ना तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है, आयताकार मैदान है, चलो आयत बना दो, एक आयत के आकार का मैदान है, ठीक है। क्या कह रहा है, मैदान के चारों ओर 3 बार तार लपेटने हैं। मान लो मैं तार को यहां से स्टार्ट करता हूं और लपेटता हूं, और मैं लपेटता हूं, जब मैं पहली बार तार लपेटूंगा ना, पहली बार तार लपेटने का मतलब क्या है, पूरा परमाप चला दिया, पूरा परमाप चल गया, मैं पूरा परमाप चल गया मतलब कि आयत का परमाप होता क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, कितनी बार चल गया, एक बार तार लपेटने पर मैं 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई चल गया। ये तार है क्या, पूरा परमाप ही तो लपेटा गया। अब मैं कहूं इसको मैं दूसरी बार लपेटता हूं तो दूसरी बार लपेटने पर मैं एक बार और आयत का परमाप चल जाऊंगा। अगर मैं तीसरी बार लपेटता हूं ना तो तीसरी बार लपेटने पर मैं एक और आयत का परमाप चल जाऊंगा, मतलब कि 3 बार आयत का परमाप चल जाऊंगा। इसका मतलब आयत के परमाप में आप 3 का गुणा करोगे तभी तो 3 बार लपेटने पर टोटल डिस्टेंस कवर होगी। अब 3 का गुणा करोगे, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 L प्लस V की वैल्यू आपको बतानी है। आपको यही तो बताना है कि कुल कितना तार लपेटना पड़ेगा, मतलब कि आपको क्या बताना है, 6 कोष्टक में L प्लस B की वैल्यू बतानी है। ये चीज पता है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूं 6 इंटू, यहां पर कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे मैं 6 इंटू 20 ले रहा हूं, 6 इंटू 20 करोगे कितना आएगा, 120। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब मैं वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अगर किसी भी नंबर में आप 6 का गुणा करोगे ना तो जो भी वैल्यू आएगी वो संख्या 6 से कटेगी। देखो 6 से पूरी कटेगी, 6 दूनी 12, 20 कट रहा है ना, पूरा 20 बार आया। जैसे मैं को यहाँ 5 है, 5 में अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे ना तो वो संख्या 5 से पूरी कटेगी। सेम कॉन्सेप्ट है। आप दुनिया में किसी भी नंबर से दूसरे का किसी भी नंबर के साथ गुणा करोगे ना तो जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो ना वो उस संख्या को जो भी बनाएगा वो पूरा काट देगा। ये चीज समझ गए। अब मैंने देख लिया था कि यहाँ पर 6 L प्लस B की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कुछ भी होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो जो भी आएगा ना वो 6 से पूरा करना चाहिए। अब 6 से पूरा कौन सा कटना, ऑप्शन नंबर ए ही तो कट रहा है। देखो 6 से नहीं कटेगा, देखो 6 दूनी 12, 4 हुआ 40 हुआ, 6 रंग 36, 40 तो नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी गलत। ये देखो 6 दूनी 12, 55 हुआ, 6 नीम 54, ये भी नहीं कटेगा 6 से। ये देखो 6 18, फिर 20 हुआ, 6 18, ये भी 6 से नहीं कटेगा। तो 6 से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही कट रहा है, इसलिए इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। ऑप्शन कभी कभार ऐसे वीक आ जाते हैं। अब बात करते हैं, चलो मैं बता दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बेसिक से अगर लगाना चाहूं ना तो बेसिक से कैसे लगाओगे। आप मुझे बताओ, लंबाई और चौड़ाई का आपको क्या दिया गया, अनुपात दिया गया, 7:3 दिया गया। कभी भी लंबाई को अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में करना चाहो, ये देखो अनुपात दे रखा, रेशियो, अगर एब्सोल्यूट नंबर में चाहो ना तो उसके साथ हम कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लो, x y z कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि L बराबर क्या हो जाएगा, 7x। अगर रेशियो से मैं फाइनल नंबर में लिखना चाहूं, अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, 3x। कांस्टेंट टर्म लगा दिया। आप क्या कह रहा है, मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया। मैदान का क्षेत्रफल, मैदान है कैसा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, 7x इंटू चौड़ाई कितनी है, 3x, बराबर कितना है, 189 है। अब देखो 7 दिया
21 करोगे 21 से पूरा पूरा कट जाता है, 21 निम्मा 189 होता है। अब यहाँ देखो x इंटू एक्स क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर बना देगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ये तो आपको पता ही होगा। x की वैल्यू 3 आ गई तो लंबाई हम निकाल सकते हैं ना कितनी आई, 7 गुणे 3 करोगे 7 या कितना हुआ 21, और चौड़ाई 3 गुणे 3 करोगे 3 का 9 हुआ। आपको चाहिए क्या 6 कोष्टक में l प्लस b चाहिए, 6 लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ोगे कितना आएगा 21 प्लस 9 कितना हुआ 30, 21 और 9 30 हुआ, मतलब 6 इंटू 30 करोगे तो 6 18 मतलब 180 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है, जब भी ऑप्शन में कमजोरपन होना तो आप तुरंत ऑप्शन ए को उठाइए, ऑप्शन नंबर जो भी कट रहे ना उसको काट दीजिए, पता नहीं कब तीनों ऑप्शन कट जाए, समझे। ऑप्शन चेकिंग भी करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक आयताकार फार्म की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 75 मीटर तथा 27 मीटर है, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है ना इस आयताकार फार्म के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा, अब जो भी खेत का परिमाप होगा वो कितना होगा 4a होगा, 4a होगा खेत का परिमाप, क्योंकि वर्ग के आकार का। इसका मतलब वो नंबर 4 से कटना चाहिए, 4 से देखो 3 नंबर कट रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी तो 4 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। कम से कम एक ऑप्शन तो गलत हुआ, बाई चांस 3 ऑप्शन गलत हो जाते तो हमें इसका फायदा मिलता कि नहीं मिलता। अब जो कह रहा है वो करते जाइए। आयताकार फार्म की लंबाई तथा चौड़ाई 75 और 27 दे रखा है और कह रहा है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो होगा ना वो इस आयताकार फार्म के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयताकार फार्म का क्षेत्रफल है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, कर दो 75 इंटू 27 बराबर क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये चीज समझ गए। अब यहाँ देखो क्या होगा 25 है, 25 या 75 होता है, अगर मैं इसको 25 ले दूं 25 इंटू 3 करेंगे इंटू 27 करेंगे बराबर, ये मैं क्यों कर रहा हूं, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 25 इंटू 27 इंटू 3 क्या होगा 27 या 81 बराबर a स्क्वायर। अगर मैं a की वैल्यू लाना चाहूँ ना तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का लिख दो, 81 किसका 9 का होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपना 45, मतलब कि a की जो वैल्यू आएगी वो 45 मीटर आएगी, जो भुजा होगी 45 होगी। आपको चाहिए क्या वर्गाकार खेत का परिमाप, मतलब कि 45 इंटू 4 करना है, 45 इंटू 4 होता है क्या 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक आयताकार कक्ष की जो चौड़ाई है ना वो लंबाई की 2/3 है, मतलब कि कक्ष की जो चौड़ाई है ना v वो लंबाई की कितनी है 2/3 है। जो कह रहा वो कर दीजिए। आप क्या करें, यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर होना तो कक्ष की लंबाई मीटर में कितनी है। आयताकार कक्ष है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दे रखा 2400। आपको लंबाई बता दीजिए मीटर में, लंबाई मीटर बताना तो लंबाई की वैल्यू कितनी है, लंबाई को मैंने एल ही माना है, अगर लंबाई एल है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी एल इंटू 2/3 हो जाएगी। चौड़ाई जो है वो लंबाई की है 2/3 है, तो लंबाई को तो 2 चौड़ाई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ लंबाई इंटू 2/3 बराबर 2400। आप मुझे बताओ 2 से काटोगे यह कितना आएगा 1200, और ये 3 को अगर इधर भेजोगे तो 1200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3600। यहाँ एल इंटू एल क्या बना देगा एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600। अब एल बराबर कितना आ जाएगा 60, 3600 किसका वर्ग होता है 60 का ही तो वर्ग होता है। 60 मीटर कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। यदि लंबाई को मैंने एल माना तभी तो चौड़ाई जो है ना वो लंबाई की 2/3 है, ये चीज समझ गए। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस जैसा कह रहा है वैसे ही करते जाइए, चीजें आपके लिए मजाक बन जाएगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:7 का अनुपात है, ठीक है। मैदान के चारों ओर तार लगाने के लिए सुरेश ने 9 रुपए प्रति मीटर की दर से 7200 रुपए खर्च किए, तो मैदान का क्षेत्रफल बता दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ मैदान का तार लगाने, तार मतलब किधर लगता है, इसके परिमाप में तो लगेगा तार, इसके परिमाप में ही तो तार लगता है। इसका मतलब उसने कितने खर्च किए 7200 रुपए खर्च किए, 7200 रुपए खर्च किए, और लेकिन कितने रुपए मीटर है 9 रुपए मीटर है, तो हम पता चल जाएंगे कितने मीटर हमने चला होगा। देखो 7200 रुपए खर्च किए 9 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, तो अगर काटोगे 9 8 72 मतलब कि 800 मीटर तार लगा होगा। अब 800 मीटर तार लगा होगा मैदान के चारों तरफ, इसका मतलब 800 मीटर क्या होगा आयत का परिमाप होगा।
आयत का परिमाप होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 800 है। अगर मैं यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई करूँ, देखो 2 से काट दो कितना बनेगा, 2 चौको 8 होता है, 400 आया। पहली कंडीशन समझ गए। अब क्या करें, इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो कितनी है 3 × 7 है, 3 × 7 है। समझना ध्यान से, मैदान की जो लंबाई है वो चौड़ाई, अगर लंबाई कितनी है, अगर मैं 3x लेता हूँ ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 7x, मतलब कि चौड़ाई अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में लेना चाहूँ ना तो 7x हो जाएगा। ये चीज समझ गए। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, लंबाई और चौड़ाई में रख दो, 7x और 3x कितना मिलाएगा 10x हो जाएगा, 10x बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 से काटोगे 1 जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब लंबाई जो आएगी 40 × 3 कितना होगा, 4 12 120 होगा, और 40 × 7 करोगे 7 चौको 28, मतलब कि 280 होगा। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ, आपसे पूछ कह रहा मैदान का क्षेत्रफल होता क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मतलब कि 120 × 280 करोगे ना, देखो 2 जीरो तो आएंगे लास्ट में, 2 जीरो तो आएंगे, 12 से गुणा कर दो, 12 8 96 की 6 हासिल लगी 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हुआ 33, मतलब कि 33,600 कहाँ दे रखा, 33,600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना बस वैसे करते जाइए, सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग मीटर हो तो उसका परिमाप बताओ। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3, ये बताना है बस। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, मैंने बताया कि क्या होता है √3/4, a² बराबर आपको क्या दे रखा 24√3 रखा है, ये चीज पता। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a² बराबर 4 इधर जाएगा, 24 चौको 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 × 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू जो आएगी 16 क्या होता है 4 का वर्ग होता है, मतलब कि 4 आ जाएगा 4√6। a की वैल्यू कितनी आ गई 4√6। आपको चाहिए कितना 3a, 3a मतलब 3 × 4√6 करोगे, 3 चौको 12√6 आएगा। इसका परिमाप जो आएगा 12√6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, ठीक है, समकोण त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल है, यदि इसकी लंबाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो आधार की भुजा ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज पहले बना दो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है 30 वर्ग मीटर है। क्या कह रहा है, इसकी लंबाई जो है ना आधार से 7 मीटर अधिक है। अगर आधार मैं एल मानता हूं तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 7 मीटर अधिक होगी, एल 7 होगी। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग मीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2, आधार क्या है लंब यल और इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई तो होता है, यह क्या हो जाएगा यल + 7 बराबर कितना दे रखा 30 दे रखा। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ यहाँ से यल + 7 बराबर 2 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। आपको क्या बताना है, आधार की भुजा यानी कि लंबाई बतानी है। यल + 7 लंबाई कहाँ दे रखी होगी, ऑप्शन में दे रखी होगी। अगर मैं लंबाई 7 मानता हूं, यहाँ पर मैं 7 मांगूंगा, 7 + 7 कितना हुआ 14, 7 + 7 कितना हुआ 14, 14 × 7 क्या 60 बनाएगा, नहीं बनाएगा, गलत। अगर मैं लंबाई को 5 मानता हूं, देखो यहाँ 5 रखोगे, 5 और 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12 × 5 कितना होता है 12 × 5 60 बराबर जो 60 आ रहा है इसका मतलब 60 हो रहा है। इसका मतलब जो आधार की भुजा होगी वो कितनी होगी 5 होगी। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ऑप्शन की सहायता लीजिए, सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा और आपका समय भी कम बर्बाद होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 84 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लाट के बदले दिनेश उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लाट खरीदना चाहता है, ठीक है। यदि आयताकार प्लाट की लंबाई 144 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो वर्गाकार प्लाट के बदले वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा है कितनी 84, इसका स्क्वायर करोगे मतलब 84 × 84। क्या कह रहा है, दिनेश उतने ही क्षेत्रफल का आयताकार प्लाट खरीदना चाहता है। आयताकार प्लाट की लंबाई मतलब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई है। यहाँ देखो 84 × 84, ये देखो वर्ग के बराबर आयत का क्षेत्रफल खरीदना चाहता है, बराबर क्या होगा इसकी लंबाई दे रखा है 144। अब क्या चाहिए, इसकी मतलब कि चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई मतलब बी को ज्ञात करना है, कर नहीं लोगे। आप मुझे बताओ बहुत ही आसान से, देखो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा 4 × 16 की 6,
4 चौको 16 की 6, लेकिन यहाँ पर देखो कंफ्यूजन है, यहाँ भी 4 चौको 16 होगा, 4 9 36 होगा। चलिए काट दे रहे हैं, ज्यादा यूनिट डिजिट पे नहीं पढ़ते हैं, इसको काट दो। देखो कैसे, अगर मैं काटता हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ कि 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4 42 हुआ। अब फिर 2 से काटो, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 हुआ। अब 2 से काटोगे 2 3 6, 2 6 12 36 हुआ। इसी समझ गए। आप मुझे बताओ ये किससे कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12 हुआ। अब 12 सत्ते कितना हुआ, 84 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। अगर नहीं समझ में आता है ना तो 2 से काटो, 3 से काटो, फिर 4 से काटो। डायरेक्ट नहीं काटना आता तो ऐसे काट लो जैसे मैं काटता हूँ। तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। मतलब की जो ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी, वो कितनी होगी, 49 मीटर। 49 मीटर कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर 9 और 4 ना दिया जाता तो मैं ऑप्शन यूनिट डिजिट से भी लगा सकता था। इसमें यूनिट डिजिट लगाने से मतलब नहीं है, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत होगा, वो भी ऑप्शन नंबर बी। एक ऑप्शन गलत होने का कोई फायदा नहीं होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक आयताकार फर्श का जो क्षेत्रफल है ना वो 120 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है, 120, और इसका परिमाप मतलब 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 46। अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करता हूं तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से काटोगे कितना जाएगा, 23 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। आप मुझे बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 23 है और लंबाई इंटू चौड़ाई 120 है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो आप सोच पा रहे हो? बिल्कुल सोच पा रहे हो। अगर लंबाई को मैं 15 मानता हूँ और चौड़ाई को मैं 8 मानता हूँ, तो 15 और प्लस 8 करोगे, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। साथ ही साथ 15 इंटू 8 करोगे, 15 8 कितना हुआ, 120 होता है। समझ गए। लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई 15 है और चौड़ाई कितनी है, 8। आयत के विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस चौड़ाई 68 64, 225 प्लस 64 कितना होगा, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर तथा 50 मीटर है। यदि विकर्ण के अनुदेश 10-10 मीटर की दूरी पर खिलाड़ी खड़े होते हैं तो बताओ विकर्ण पर कितने खिलाड़ी खड़े होंगे। बहुत ही आसान सवाल है। एक आयताकार क्षेत्रफल है, आयताकार की लंबाई कितनी है, 120, और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 है। आपको बताना ये है कि विकर्ण पर कितने खिलाड़ी खड़े होंगे। हर खिलाड़ी जो है ना वो 10-10 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है। इसका मतलब मुझे पहले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण की लंबाई क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर मतलब 12, 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 और 2 जीरो लगा देना, प्लस 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। अब देखो यहाँ कितना आया, 2500 में जब इतना जोड़ोगे कितना आएगा, 169, 2 जीरो आ जाएगा, 169 मतलब कि 16,900। अब 16,900 जब स्क्वायर रूट खत्म हो गए, 169 देखो किसका स्क्वायर होता है, 13 का, मतलब कि 13 बाहर आएगा और 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा। आप मुझे बताओ इस विकर्ण की लंबाई 130 मीटर है। अब 10-10 मीटर पर खिलाड़ी खड़ा होता है तो आपको बताना कि कितने खिलाड़ी खड़े होंगे। तो 10-10 मीटर पर खिलाड़ी खड़ा होता है, भाग दे दो ना, 10 से काटोगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। कितने खिलाड़ी खड़े होंगे, 13, क्योंकि 10-10 मीटर पर अगर खड़े होंगे तो 10-10 मीटर पर खड़े होंगे खिलाड़ी, तो कितने खिलाड़ी खड़े होंगे, 13 खिलाड़ी खड़े होंगे। आप 10 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। एक आयताकार खेत की एक भुजा तथा चौड़ाई की एक भुजा, ठीक है, और विकर्ण वाली भुजा पर तार लगवाना है। चलो ठीक है। यदि तार लगवाने का व्यय 10 रुपए प्रति मीटर है, यदि खेत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो तार लगवाने का कुल व्यय कितना होगा। आपसे कह क्या रहा, बहुत ही क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, चलो खेत है, एक आयताकार खेत है। क्या कह रहा है, इसकी एक भुजा तथा चौड़ाई की एक भुजा, चौड़ाई की एक भुजा ये है, ये चौड़ाई की भुजा है। मान लो एक भुजा, ये भी मान लो, इसकी एक जो भुजा है इसको मैंने लंबाई मान लिया, ठीक है। और विकर्ण वाली भुजा मतलब ये, विकर्ण वाली भुजा मतलब ये, विकर्ण वाली भुजा मतलब ये हो गया। इस पर तार लगवाना है, चलो ठीक है। आप इस पे तार लगवाओगे ना, मतलब कि इस साइड का जो एरिया है ना वो मतलब क्या, आधे क्षेत्रफल पर तार लगवाना है। खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं आधे क्षेत्रफल की बात करूंगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई का आधा करना है। आधा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1200 का आधा कितना है, 600 हो जाएगा। यहाँ देखो बहुत ही ध्यान सीखने वाली बात है कि मैं
विकर्ण और लंबाई और चौड़ाई मतलब एक भुजा की लंबाई और चौड़ाई मतलब इस पे तार लगवाना चाहता हूँ। इस पे तार लगवाने का मतलब क्या है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है उसके आधे क्षेत्रफल पर तार लगवाना चाहता हूँ। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा 1200, इसका आधा क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 2 होगा। 2 किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। ये चीज समझ गए। अब यहाँ से ध्यान देखो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। यहाँ से लंबाई निकाल लोगे, 30 इंटू चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितनी है 30, लंबाई को आपको चाहिए ना, चौड़ाई कितनी है 30 अपॉन 2 बराबर कितना है 600 है। अब देखो 30 से काटो, 30 दूनी 60, 20 आया, 2 इधर गुणा करोगे 2 दूनी 4, मतलब कि लंबाई कितना आया 40 और चौड़ाई आपकी कितनी दे रखी, 30 दे रखा है। ये चीज समझ गए। आपसे क्या कह रहा है कि कुल तार लगवाने का कुल व्यय कितना होगा, आप मुझे बताओ। टोटल तार लगवाना है। आप यहां से ध्यान देना, अगर लंबाई मैं 40 मानता हूं और ये 30 मानता हूं, ठीक है। अब विकर्ण भी चाहिए ना, विकर्ण कितना होगा, जब 40 ये 30 होता है तो ये विकर्ण कितना होता है 50 होता है, निकाल लो ना। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, 1600 900 2500, 2500 किसका वर्ग होता है 50 का होता है। मतलब कि विकर्ण की लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 30 और ये कितनी है 40। इस पर आपको क्या लगवाना है, तार लपेटना है। इसको तार लपेटना मतलब इतने ही तो परमाप लेना है, परमाप जोड़ लो, 40 प्लस 30 प्लस 50 इतने मीटर पर तार लगवाना है। 40 30 70 और 50 कितना हुआ 120 मीटर तार लगवाना है। आपको ये भी पता है कि 10 रुपए प्रति मीटर खर्चा है। आपको ये भी पता करना है कि कुल खर्चा कितना आएगा, 10 रुपए प्रति मीटर खर्चा है और 120 मीटर तार लगवाना है, तो 120 गुणा 10 मतलब 1200 रुपए खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर नहीं समझ पा रहे हो ना तो एक बार फिर से देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी जरूर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा 26 मीटर 28 मीटर तथा 30 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखो खेत का क्षेत्रफल, ये देखो जो त्रिभुज है ना वो देखो समान त्रिभुज दे रखा है ना, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर है ना तो 3 भुजाएं। 3 भुजा बराबर होती है तो समबाहु, 2 भुजाएं तो समद्विबाहु। समान त्रिभुज दे रखा, समान त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, 26 प्लस 28 सभी भुजाओं को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं। 26 और 28 और 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8 से 14 की 4, 3 2 5 और 2 7 7 1 8 हो जाएगा। 84 बटे 2 करोगे कितना आएगा, 2 चौको 8 2 दूनी 4 42 आया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, अंडर रूट s माइनस s कितना है 42। अब 42 माइनस a करोगे, 42 माइनस a मतलब 42 में से जब 26 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 बचा। अब देखो फिर क्या करो, s माइनस b मतलब 42 में से 28 घटाओगे, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 हुआ। फिर क्या करोगे, s माइनस सी करोगे, 42 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। आप निकाल लो कैसे आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ 42 है, यहाँ देखो 7 6 42 होता है, ठीक है। 16 तो बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आएगा, ऊपर क्या बनेगा 4। अब यहाँ देखो 7 दूनी 14 होता है, 7 इंटू 2 और इंटू 12। अब देखो 6 इंटू 2 12 होता है, 12 ये भी है, इधर भी बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। 4 इंटू 12 और ये देखो 2 7 है, ये भी बाहर आ जाएगा रूट से। जब भीतर 2 होते हैं तो बाहर आके 1 बन जाता है, तो 4 12 चौको 48, 12 24 बातें 36 12 चौको 48, 48 गुणे 7 करोगे कितना आएगा, 7 8 56 की 6, 7 चौको 28 और 5 33, 7 8 56 की 6, 7 8 56 की 6, 7 चौको 28 और 5 कितना होता है 33, मतलब 336 वर्ग मीटर कहाँ दे रखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। मान लो लंबाई अगर l है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, लंबाई की 1/3 है ना, लंबाई की 1/3 मतलब 1/3 है। ये चीज समझ गए। यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। भूखंड की परिमिति मतलब इसका परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 240 है। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, लंबाई बाई 3 कर दोगे ना, लंबाई बाई 3 कर दोगे बराबर 2 से काटोगे, देखो 2 से काटोगे कितना आएगा 120 आएगा। अब देखो 3l प्लस l कितना हो जाएगा 4l अपॉन 3 बराबर 120। अब देखो 4 से काटोगे 4 3 12 30 हुआ, 3 इधर भेजोगे 30 गुणे 3 क्या हो जाएगा 30 या 90, मतलब लंबाई जो आएगी वो 90 मीटर आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों जब भी आए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 10% का फ्रैक्शन लिखना है। 10% का फ्रैक्शन मतलब परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, ये कितना आएगा 0 से 0 खत्म, मतलब 1/10 आया। अब क्या करना है, ये देखो 10% की वृद्धि आई,
तो यहाँ प्लस लगाना है, समझे। आपको क्या चाहिए, कितनी कमी करनी होगी, कुछ नहीं। कमी करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कमी करनी है ना, तो कमी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ऊपर वाला तो हमको सेम रखना है, ऊपर वाला सेम रखना है, ये चीज समझ गए, ऊपर वाला सेम रखना है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, ये देखो 10 + 1 कितना हुआ 11, जो हर में आएगा उसको जोड़ दो 1/11, मतलब जो अंश में क्या दे रखा है 1 को सेम रखो। यहाँ देखो वृद्धि हो रही तो प्लस लगाना, फिर 10 + 1 करोगे, नीचे हर में लिख दो वही 11, उतनी ही कमी करनी पड़ेगी। 1/11 का मतलब समझे, 1/11 का मतलब समझे, 1/11 क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझो। 1/11 का मतलब समझे, अगर इसको मैं परसेंटेज में लाना चाहूंगा ना, अगर मैं इसको परसेंट में लाना चाहूंगा तो गुणा 100 करना पड़ेगा। 1/11 × 100 क्या हो जाएगा, 11 निम्न 99, 99 + 1 100 हो जाएगा, 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। आयत के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी, परसेंट की वृद्धि या कमी करने के लिए मैंने क्या बताया था, x + y + xy अपॉन 100 भरना है, बस यही हमारा परसेंट वृद्धि या कमी आ जाएगी। x मतलब 5% की वृद्धि, वृद्धि मतलब 5 को प्लस में रखना है, 5% की कमी, कमी मतलब माइनस में रखना है, माइनस का 5 प्लस, देखो x का मतलब 5 और y का मतलब -5 अपॉन 100। देखो +5 - 5 कट जाएगा, कितना आएगा 25, वो भी -25/100% वृद्धि, -25/100 मतलब 25 चौको 100, माइनस का 1/4% की कमी होगी। कमी कैसे, यहाँ देखो माइनस है, इसका मतलब कमी होगी, वृद्धि होगी नहीं, वृद्धि होगी नहीं, कमी होगी। कमी कितनी होगी, 1/4% की। 1/4% कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए तो गलती हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 3 गुनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो परिणामी आयत तथा नया आयत क्या होगा, परिणामी और नया तो बात ही होगा। यहाँ क्या लिखूं, प्रारंभिक आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप मुझे बताओ, आयत की लंबाई मान लो l है और चौड़ाई कितनी है b। आप क्या कह रहा है, इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए 3l और चौड़ाई क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए b/2। अब जो आ रहा ना उसका परिणामी आयत का होगा, परिणामी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 3l × v/2 होगा। ये चीज समझ गए। और इसका अनुपात किसका, प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल। प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई × चौड़ाई। आप मुझे तो लंबाई × चौड़ाई, देखो लंबाई × चौड़ाई कट जाएगा, कितना आएगा 3/2 ही तो आएगा। 3/2 का मतलब समझे 3:2। 3:2 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ प्रारंभिक कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।